हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटे, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओम के नियम की। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट टॉपिक वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज के टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक रहने वाला है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में बात करें उससे पहले हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। इसका नाम है बेटे इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटे? द क्लोज पथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब किसी सर्किट से, किसी पथ से, किसी रास्ते से चार्ज फ्लो कर रहा हो और वो एक क्लोज पथ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इसके लिए हम कुछ सर्किट डायग्राम बनाने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स का यूज करते हैं। मैं वो आपको सिंबल बनाकर दिखा देता हूं। जैसे अगर हम यूज करें सबसे पहला इलेक्ट्रिक वायर, तो वायर का जो सिंबल होता है यहां हम सिंबल बनाएंगे। वायर का सिंबल सिंपल ऐसे वायर के लिए क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। दूसरा, कहीं पर हमें वायर जॉइंट दिखाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इस प्रकार से जॉइंट दिखा देते हैं। नेक्स्ट है वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग के लिए क्या होता है? ऐसे अगर कोई वायर जा रहा है, इसके ऊपर से हमें दूसरा वायर लेके जाना है तो उसके लिए इस प्रकार का सिंबल हम यूज करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है बेटे ये। सेल एंड बैटरी के लिए यूज किया जाने वाला सिंबल, जब एक सिंगल सेल लगा होता है तो उसके लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं? ये सिंबल यूज करेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। एंड अगर बैटरी लगी है तो एक से ज्यादा सेल लगे होंगे। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये बैटरी का सिंबल हो गया और ये सेल का। इसके अलावा जो हम यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए, वायर के लिए सिंपल एक लाइन खींच देंगे। वायर ज्वाइंट कहीं पे करना होगा तो वायर जहां पर ज्वाइंट करना है वहां से ज्वाइंट निकाल देंगे। अगर वायर क्रॉसिंग करानी है तो एक सिंपल वायर सीधा जाएगा, दूसरा वायर उसके ऊपर से ऐसे गैप बनाता हुआ वापस आ जाएगा। रजिस्टर या रेजिस्टेंस के लिए इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। सेल या बैटरी के लिए अगर सिंगल बार यूज की गई है तो ये सेल होता है, और अगर बार का ग्रुप यूज किया गया दैट इज बैटरी। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं मैं नाम लिख देता हूँ, साथ ही उनके सिंबल बना देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा बेटे अमीटर। इसका जो सिंबल होता है वो होता है, एक ऐसे सर्कल बनाएंगे, इसके अंदर लिख देंगे ए। वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, की। अब की दो तरह की होती है, एक होती है बेटे ओपन और दूसरी होती है क्लोज। ये हमारी ओपन की है और ये क्लोज की है। ठीक है, इन सिंबल्स का यूज करते हुए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सर्किट डायग्राम बना करके दिखा देता हूं जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक बैटरी जोड़ देते हैं और इसके साथ में लगाएंगे की। यहां पर एक वो अमीटर, इसके साथ में एक रजिस्टर लगा देते हैं, साथ में एक इलेक्ट्रिकल बल्ब
और इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। यहाँ इस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। यहाँ ये प्लस और ये माइनस। इलेक्ट्रिकल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है बेटे पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ऐसे इस की को क्लोज कर देते हैं। तो ये होगी हमारी की, ये हो गई है बैटरी, ये है अमीटर, ये है वोल्ट मीटर, ये है रेजिस्टेंस R, और ये है इलेक्ट्रिक बल्ब जिसको हम L से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा एक क्लोज पथ बना है सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसके अंदर करंट फ्लो होता है बेटे पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, और चार्ज जो फ्लो होता है वो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। क्योंकि नेगेटिव चार्ज कौन सा फ्लो होता है बेटे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां से होते हैं? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे। बात करते हैं बेटे ओम्स लॉ की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ को लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the terminals of an electric circuit is directly proportional to the current flowing through the circuit। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का बड़ा सिंपल सही अर्थ निकलता है बेटे। क्या कहा गया है इसमें? ओम्स लॉ में क्या बताया गया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस उस सर्किट से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट इंप्लाइज, अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वालिटी का साइन लेकर आते हैं, तो यहां एक कांस्टेंट आ जाता है R। यहां से R इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास? V अपॉन I, वेयर R इज ए कांस्टेंट which is called resistance of वायर। आर क्या है बेटा? एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। देखो रेजिस्टेंस क्या होती है? मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने से रोकता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? रेजिस्टेंस कहा गया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकालते बेटे हम? V अपॉन I। किसके लॉ में बताया गया है? ओम्स लॉ में बताया गया है। तो जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, वो होती है बेटे ओम। जिसको हम ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे बेटे? ग्रीक लेटर ओमेगा से। तो अगर हम 1 ओम की डेफिनेशन लिखें तो 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा? यहां से हमको पता लगेगा 1 ओम इज इक्वल टू क्या होगा? 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वायर के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो और उस वायर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, तो उस
वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा बेटे, 1 ओम रेजिस्टेंस होगा। यहां से आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि अगर मैं यहाँ V की वैल्यू को चेंज करता हूं तो R की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। R यहाँ पर एक कांस्टेंट है। अगर हम V की वैल्यू को चेंज करते हैं तो चेंज किसकी वैल्यू होगी, I की, क्योंकि हमने पढ़ा है V क्या होता है बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। अगर हम V को इंक्रीज करें तो IV क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम V को डिक्रीज करते हैं तो IV क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। किसी वायर के रेजिस्टेंस पर किस किस बात का फर्क पड़ता है या किस किस बात पर रेजिस्टेंस का वायर डिपेंड करता है, उसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे सामने दो मेजर चीजें आती है। रेजिस्टेंस होता क्या है बेटे, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जो करंट को फ्लो होने से रोकती है या फिर चार्ज को फ्लो होने से अपोज करती है। तो यहाँ रेजिस्टेंस निम्न बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। इट इंप्लाइज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखो अगर हमारे पास बेटे दो वायर हैं, सपोज एक वायर की लेंथ 1 मीटर है, दूसरे वायर की लेंथ 10 मीटर है। आप लोग खुद ही बताइए कि किस वायर से चार्ज को फ्लो होने में ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगा, जो वायर 1 मीटर लॉन्ग है या जो वायर 10 मीटर लॉन्ग है। आई होप आप लोग भी इस बात का जवाब दे पाएंगे कि 10 मीटर के वायर से रेजिस्टेंस ज्यादा शो होगा। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है, वहां चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यानी पूरे वायर से निकलने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए लेंथ पर क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the cross sectional area of the wire। क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है बेटे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट इंप्लाइज R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। देखो वायर अगर बारीक होगा तो चार्ज को वहां से निकलने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा रेजिस्टेंस शो होगा। वहीं अगर वायर मोटा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा तो चार्ज इजीली वहां से फ्लो कर सकता है। यहां से हमने दो बातें देखी, इन दोनों बातों को जब हम साथ में लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन A। यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर हमारे पास आ जाता है बेटे R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, वेयर रो इज ए कांस्टेंट which is called resistivity of wire। यहां से अगर हम रो की वैल्यू निकालते हैं तो रो इज इक्वल टू आ जाता है R इंटू A अपॉन L। यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या होगी बेटे, यूनिट होगी ओम मीटर। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है बेटे मटेरियल की, और रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी किसकी है, वो भी मटेरियल की है। लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती मटेरियल के एरिया पर या फिर लेंथ पर। वायर चाहे हमारे पास 1 मीटर का हो या 10 मीटर का हो, सब्सटेंस जिस ऑब्जेक्ट का बना, सब्सटेंस जिसका बना होगा, वायर जिस सब्सटेंस का बना होगा, वो रेजिस्टिविटी उस सब्सटेंस पर डिपेंड करेगी, ना कि उसकी फिजिकल कंडीशंस पर।
ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी लेंथ या एरिया पर डिपेंड नहीं करता। वहीं रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करता है। सिल्वर के दो वायर्स जिनकी लेंथ अलग अलग हो, एरिया अलग अलग हो, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी दोनों की क्या होगी बेटा, सेम होगी। समझ में आ गई बात। आज की वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे अगले कुछ टॉपिक्स की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।